आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। और हम सभी एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो कल हम सभी ने क्या पढ़ा था, बायोलॉजी जो विषय स्टार्ट किया था उसमें जीव विज्ञान का परिचय देखा था। आज की क्लास में हम सभी दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, जीवों का वर्गीकरण। मतलब इस संसार में कितने प्रकार के जीव हैं, क्या है, इन जीवों को कैसे रखा जाए, कैसे समझा जाए, तो आज की क्लास में हम वही पढ़ते हैं। तो आज सभी इस वीडियो को ध्यान से सुनना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के साथ। और अपना जो दूसरा टॉपिक है बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में, जिसका नाम क्या है, जीवों का वर्गीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपन इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि इस संसार में जीव क्या है, क्या कहलाता था, कैसे इसे समझा जाए। तो यहाँ पर देखना, संसार में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को समझने के लिए उन्हें अलग अलग भागों में वर्गीकृत करके समझना आसान रहेगा। यानी संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें अलग अलग भागों में वर्गीकृत करके समझना जरूरी है। तो ऐसा कोई एक व्यक्ति होगा, एक वैज्ञानिक होगा जिसने सबसे पहले जीवों को समझा। तो संसार में जीवों को समझने का जो सबसे पहले प्रयास किया था उस व्यक्ति का नाम क्या था, ये पूछा जाता है। तो संसार में सबसे पहले जीवों को समझने का जो प्रयास किया था एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, कैरोलस लीनियस। ये नाम याद रखना आप। तो संसार में सबसे पहले जीवों को समझने का प्रयास किस व्यक्ति ने किया था, कैरोलस लीनियस। अरे जी, किस व्यक्ति ने समझा था, कैरोलस लीनियस ने। इसलिए जीवों के वर्गीकरण या जीवों के जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। या जीवों का जो वर्गीकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम क्या है, कैरोलस लीनियस ने। और कैरोलस लीनियस ने जीवों को समझने का जो प्रयास किया था वो कब किया था, सन 1758 में। कब किया था, सन 1758 में। इसके बाद थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि इन्होंने जो सबसे पहले जीवों को समझा तो कितने भागों में, आसान शब्दों में जीवों को समझने का प्रयास किया। तो कैरोलस लीनियस जो अपने भाई साहब थे, इन्होंने जीवों को कितने भागों में समझने का प्रयास किया, 2। इन्होंने पूरे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन्हें कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। अरे कितने भागों में, 2 भागों में। वो कौन कौन से 2 भाग थे, तो एक भाग आपको देखना है। एक भाग क्या है कि पेड़ पौधों के साथ, किसके साथ, पेड़ पौधों के साथ किसे शामिल कर दिया गया, कवक को। अरे किसे शामिल कर दिया, कवक को। जी हम आपको सब बताएंगे बाद में। तो कैरोलस लीनियस ने संसार में सबसे पहले जीवों को समझने का प्रयास किया था। तो कैरोलस लीनियस ने जीवों को समझने के लिए उन्हें कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। एक क्या है कि पेड़ पौधों के साथ किसको समझा उन्होंने, कवक को यानी फंगाई को। और जो दूसरा देखें अपन तो एक किसके साथ समझा कि संसार में जितने भी क्या है, जीव जंतु। अरे क्या है संसार में, जीव जंतु। तो संसार में जीव जंतुओं के साथ इन्होंने क्या ले लिया, संसार में जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उन्हें समझने का प्रयास किया। तो अपन ने अभी क्या समझा कि संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें समझने का प्रयास किसने किया था, कैरोलस लीनियस ने। और सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने जीव जंतु को समझा कब, उन्हें अलग अलग भागों में बांटा कब, तो ये कब बांटा था, सन 1758 में। और पूरे जीव जंतु या पेड़ पौधों को इन्होंने कितने भागों में विभाजित कर दिया, 2 भागों में। अरे कितने भागों में, 2। एक किसके साथ, पेड़ पौधों के साथ किसे, कवक। और एक जीव जंतु के साथ किसे, सूक्ष्म जीवों को। कवक क्या होता है, तो यहाँ पर देखना, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर जो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कवक। क्या कहा जाता है, कवक या फंजाई। जैसे आप देखो अचार डालते हो तो अचार में अगर नमक ना डालेंगे तो उसमें छोटे छोटे सफेद फफूंद टाइप का लग जाता है, उसी फफूंद को ही क्या नाम दिया जाता है, कवक। अरे क्या कहा जाता है, कवक। तो ये अपन ने थोड़ा सा समझा। अब अपन थोड़ा आगे समझते हैं कि इस सब पद्धति को इन्होंने रचा था कैरोलस लीनियस को। इसी कारण वर्गीकरण का जो जनक कहा जाता है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि वर्गीकरण का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। अरे किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। इसलिए सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का मतलब क्या है कि जीवों को कौन कौन सी वर्ग में रखा गया है, तो ये सब तैयार किसने की थी, सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने। इससे रिलेटेड एक वर्गीकी तैयार की। वर्गीकी का अर्थ होता है टैक्सोनॉमी। क्या होता है, टैक्सोनॉमी। तो एक वर्गीकी या टैक्सोनॉमी तैयार की, वो भी तैयार किसने की, कैरोलस लीनियस ने। अरे किसने की, कैरोलस लीनियस ने। इसलिए आप थोड़ा जानें कि जीवों के वर्गीकरण का जनक या पितामह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। और उन्होंने क्या तैयार की, वर्ग की। अरे क्या तैयार की, वर्ग की, जिसके अंतर्गत
जब उन्होंने कैरोलस लीनियस ने वर्गीकी या टैक्सोनॉमी को तैयार किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने 3 बातों का अध्ययन किया। कितनी बातों का? 3 बातों का। तो आप सभी को अगर इतना समझ में आया हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं क्या है। तो हम आगे देखते हैं। अभी हमने क्या समझा था कि जीव जंतुओं को कितने भागों में कैरोलस लीनियस ने रखा, तो एक वर्ग की या टैक्सोनॉमी तैयार की, उसमें जीव जंतुओं को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से थे ये आपको याद रखना। तो सबसे पहले जो पहले पार्ट में रखा वो क्या कहला? खोजना, यानी आप किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों को क्या करो? खोजना। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई कि जब आप किसी जीव जंतुओं को खोज लेते हो तो उसके बाद उसका क्या रखा जाएगा? नाम, यानी क्या किया जाएगा? उसका नामकरण। फिर उसके बाद जब नामकरण हो जाएगा फिर इसके बाद क्या होगा? तो नामकरण के बाद जो बताया वो क्या होगा? वर्गीकृत। क्या होगा? वर्गीकृत, मतलब उसे फिर वर्गीकृत करके रख दिया जाएगा। अब इन तीनों को आपको थोड़ा सा याद करके चलना है कि जीव जंतुओं को कितने भागों में या जिसके अंतर्गत जो वर्गीकी या टैक्सोनॉमी तैयार की तो उसमें जीव जंतुओं को कितने वर्गों में या भागों में डिवाइड करके समझा। तो पहले यहाँ पर देखना, तो संसार में जितने भी जीव जंतु होंगे या पेड़ पौधे होंगे उनकी पहले क्या होगी? खोज। क्या की जाएगी? पहले खोज। तो एक पार्ट ये किया, जब खोज हो गया जाएगी तो उनका जीव जंतुओं का और पेड़ पौधों का क्या किया जाएगा? नामकरण। अरे क्या किया जाएगा? नामकरण। तो फिर उन जीव जंतु और पेड़ पौधों का क्या किया जाएगा? नामकरण। और फिर इसके बाद जब नामकरण हो जाएगा फिर उन्हें क्या करी जाएगा? वर्गीकृत कर दिया जाएगा। मतलब जो जीव जंतु हैं जितने भी संसार में हैं सबसे पहले उन्हें खोजा जाएगा, पेड़ पौधों को खोजा जाएगा। खोजने के बाद उनका क्या किया जाएगा? नामकरण। मतलब जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उनका नामकरण किया जाएगा और नामकरण होने के बाद उन्हें क्या एक वर्ग में रख दिया जाएगा कि ये इस वर्ग का है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये कमल है, ये पुष्प है, ये फल है। तो इस तरह से उन्हें बांट दिया जाएगा। ये शेर है, ये गीदड़ है। तो उस तरह फिर उनका क्या किया जाएगा? वर्गीकरण। अरे जी क्या किया जाएगा? वर्गीकरण। तो आपको 3 चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि जो अपन ने किया वो क्या किया? सबसे पहले कि जीव जंतुओं को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। अरे कितने भागों में? 3 भागों में। और 3 भागों में जब बांट दिया तो फिर इसके बाद 3 भाग वो कौन कौन से थे? तो एक अपन ने देखा था, कौन सा था? खोज करना। एक क्या था? नामकरण करना। और एक क्या था? अपना वर्गीकरण तैयार करना। अरे क्या करना? वर्गीकरण तैयार करना। और जब ये वर्गीकरण तैयार हो जाता है तो फिर इसके बाद क्या होता है कि एक कैरोलस लीनियस के द्वारा एक पुस्तक को रचा गया और उस पुस्तक का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि अगर आप उस पुस्तक का अध्ययन आसानी से कर लेते हो तो उस पुस्तक के बारे में जितने भी संसार में जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं तो उसे आसानी से अपन समझ सकते हैं। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो कैरोलस लीनियस के द्वारा समस्त जीव जंतुओं को आसान भाषा में समझने के लिए या पेड़ पौधों को आसान भाषा में समझने के लिए कैरोलस लीनियस की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? सिस्टमा नेचुरी। उस पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टमा नेचुरी। तो पुस्तक का नाम थोड़ा आप याद रखना। उस पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टमा नेचुरी। अरे जी क्या है? सिस्टमा नेचुरी। तो उस पुस्तक को नाम क्या दिया कैरोलस लीनियस के द्वारा? सिस्टमा नेचुरी। और जब इस पुस्तक का नाम रख दिया जाता है कैरोलस लीनियस के द्वारा सिस्टमा नेचुरी, मतलब जितने भी संसार में जीव जंतु व पेड़ पौधे हैं उनका बारीकी से अध्ययन करना है तो उसके लिए आप एक पुस्तक का अध्ययन कर सकते हो और उस पुस्तक को क्या कहा जाता है? सिस्टमा नेचुरी। अरे जी क्या कहा जाता है? सिस्टमा नेचुरी। अब जब सिस्टमा नेचुरी को कैरोलस लीनियस के द्वारा छाप दिया जाता है तो इसके बाद अब कैरोलस लीनियस के द्वारा कुछ पद्धतियां चलती हैं वैज्ञानिक नाम की कि अपन ने जीवों को वर्गीकृत कर दिया। अब जीवों को क्या दिया जाए? वैज्ञानिक नाम, यानी साइंटिफिक नेम से जाना जाए। तो इसलिए यहाँ पर देखना जी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। उस टॉपिक का अपना नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम। क्या है? वैज्ञानिक नाम। इस टॉपिक को अपन थोड़ा विस्तार से समझते हैं ये है क्या। तो जीवों का क्या रखा जाए? वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले जीवों का वैज्ञानिक नाम रखा जाए, ये बात भी किसने कही थी? कैरोलस लीनियस ने। तो ये आपको याद रखना है, जीवों को वैज्ञानिक नाम देने वाले व्यक्ति का नाम भी क्या है? कैरोलस लीनियस। अरे जी कौन से हैं? कैरोलस लीनियस। तो आपको थोड़ा याद रखना है कि संसार में जितने भी जीव हैं उनका वैज्ञानिक नाम किस व्यक्ति ने रखा था? कैरोलस
लीनियस भाई साहब ने। किस भाई साहब ने? कैरोलस लीनियस भाई साहब ने। और इन्होंने जितने भी संसार में जीव हैं उन्हें कुछ इकाइयों में बांट दिया था, कुछ यूनिट में बांट दिया था। और उन यूनिट या इकाइयों की संख्या कितनी थी? 7। कितनी थी? 7। ये आपको याद रखना है कि कुछ जीव ऐसे थे जिन्हें क्या बांट दिया? कुछ इकाइयों में बांट दिया। अब कौन कौन सी वो इकाई थी? तो जो सबसे पहले एक इकाई आती है जिसका नाम क्या है? जगत। अरे क्या है? जगत। ये हम आपको बाद में बताएंगे क्या होता है। जगत के बाद एक कहलाता है संघ, जैसे फाइलम बोलते हैं इंग्लिश में, जगत को किंगडम बोलते हैं। इसके बाद जगत हुआ, संघ हुआ, इसके बाद एक क्लास, क्लास यानी होता है वर्ग। इसके बाद चौथी इकाई कौन सी है? जीवों की। तो एक क्या है? जगत, संघ, वर्ग। एक क्या है? गण। क्या होती है? गण। एक जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? तो एक पहली क्या है? जगत, संघ, वर्ग, गण। अगली जो इकाई है 5वें नंबर की जीवों की, क्या है? कुल। क्या है? कुल। और छठवीं क्या है? अरे क्या है भाई साहब? वंश। क्या है जीवों की इकाई? वंश। और अगली जो अंतिम इकाई है वो कौन सी थी? कौन सी यूनिट थी? जाति। तो आप सभी को पता है जीवों को वैज्ञानिक नाम किस व्यक्ति ने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने जीवों को समझने के लिए इन्हें कुछ इकाइयों में डिवाइड कर दिया था। और इन इकाइयों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 7। जिसमें से एक कौन सी है? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। अरे कौन सी है? जगत, संघ, वर्ग, कुल, वंश, जाति। तो इस तरह से साथ समझना है। अब ये क्या है जी? आसान है समझना इसे। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जीवों की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो जीवों की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत। अब क्वेश्चन एक और आता है कि जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवों की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है? जाति। अब ये होता क्या है? तो 2 या 2 से अधिक जातियों के आपस में मिलने से क्या तैयार होता है? एक वंश। अरे जी क्या होता है? वंश। 2 या 2 से अधिक वंश के आपस में संगठन के मिलने से जो तैयार होता है वो एक क्या होता है? कुल। 2 या 2 से अधिक कुल के मिलने से क्या तैयार होता है? गण। और 2 या 2 से अधिक गण के तैयार होने से क्या तैयार होता है? वर्ग। अरे क्या होता है? वर्ग। और 2 या 2 से अधिक वर्ग के तैयार होने से क्या तैयार होता है? संघ। और जब संघ बन जाता है तो इसके बाद क्या होता है? जगत। अरे क्या होता है? जगत। इसके बाद मुख्य रूप से कैरोलस लीनियस ने जीवों की इकाइयों को कितने भागों में बांटा था? तो मुख्य रूप से कितनी थी? 2। अरे कितनी थी? 2। वैसे इकाई कितनी थी जीवों की? 7। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। और मुख्य रूप से जीवों की कितनी इकाइयां थी? 2। तो याद रखना जो एक इकाई थी, जीवों में अपन पूरे मानव जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधों सभी की बात कर रहे हैं। तो इकाइयों में कितनी बांटा था जीवों की? 2। एक इकाई क्या कहलाती थी? वंश। अरे क्या कहलाती थी? वंश। और एक क्या कहलाती थी? जाति। तो अब नामकरण कैसे दिया गया? वर्गीकृत कैसे किया गया? तो ये वर्गीकरण समझा। अब कितनी इकाइयों में बांटा था? तो 2 इकाइयों में मुख्य रूप से बांटा गया था जीवों को। एक क्या है? वंश और एक क्या है? जाति। अब इनको अपन थोड़ा डिटेल में ले चलते हैं कि मुख्य रूप से 2 इकाइयों में बांटा गया था। तो उनको अपन समझने के लिए थोड़ा इसे अपन डिलीट करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपन समझते हैं विस्तार से कि जीवों की इकाइयों को कैरोलस लीनियस भाई साहब ने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। अरे जी कितने भागों में? 2 भागों में। बस ये 2 भाग आपको याद करते चलना है। एक जो था वो कौन सा था? वंश। और एक कौन सा थी इकाई? जाति। अब ये क्या है? तो कैरोलस लीनियस भाई साहब ने यहाँ पर देखना, एक इकाई क्या रखी? मुख्य वंश। एक क्या रखी? जाति। मतलब इस संसार में अगर कोई जीव जंतु है, कोई पेड़ पौधा है, उसका नाम कितने शब्दों में रखा जाना चाहिए? सिर्फ 2 शब्दों का होना चाहिए। कितने शब्दों का? 2। एक शब्द किसको इंडिकेट करेगा? वंश को। एक शब्द किसको बताएगा? जाति को। किसको बताएगा? जाति को। तो ये चीज़ आपको याद करते चलना है। जैसे हम आपसे बोलें कि जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस। अरे कौन सा है? होमो सेपियंस। मतलब इसमें होमो क्या है? तो होमो किसको इंडिकेट करता है? वंश को। अरे किसको बताता है? वंश को। और सेपियंस किसको इंडिकेट या प्रदर्शित या निरूपित या व्यक्त करता है या दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? जाति को। अरे किसको दर्शाता है? जाति को। तो ये बात भी किसने कही थी? कैरोलस लीनियस साहब ने। किसने कही थी? कैरोलस लीनियस साहब ने। अब कैरोलस लीनियस के द्वारा जब ये नामकरण हो जाता है, वैज्ञानिक नाम हो जाते हैं, तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, इसके भी कुछ नियम होते हैं, इसके कुछ सिद्धांत होते हैं कि ये नाम कैसे रखा जाएगा, किस प्रकार रखा जाएगा। तो उन नियमों को अपन समझते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार और हम आपको बताते हैं थोड़ा सा कि वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। तो जीवों का वैज्ञानिक नाम सर्वप्रथम किसने रखा था? कैरोलस लीनियस भाई साहब ने रखा था। और इन्होंने जीवों को कितने भागों में बांट दिया था? 7। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। इसके बाद मुख्य रूप से जीवों की कितनी इकाइयां बताई? 2। अरे कितनी बताई? 2। जिसमें से आपने एक इकाई देखी
वंश एक क्या दिखी, जाति, यानी किसी भी व्यक्ति का या पेड़ पौधे का या जीव जंतु का जो पहला शब्द होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, वंश को। जो दूसरा शब्द होगा वो किसको बताएगा, जाति को। अब अपन कुछ नियम देखते हैं, वैज्ञानिक नाम के नियम। ये हमेशा पूछे जाते हैं कि वैज्ञानिक नाम के नियम क्या हैं, मतलब कैसे किसी जीव जंतु या पेड़ पौधे का वैज्ञानिक नाम रखा जाएगा। तो अपन ये समझते हैं। तो वैज्ञानिक नाम के नियम देख रहे हैं अपन। यहाँ पर देखना, अगर वैज्ञानिक नाम के कुछ अपन नियम देखें तो यहाँ पर आप पेन कॉपी लेकर बैठना और साथ में लिखते चलना वैज्ञानिक नाम के नियम। तो वैज्ञानिक नाम के क्या नियम हैं ये आप एक एक करके समझना। यहाँ पर देखना, पहला जो नियम है वैज्ञानिक नाम का वो क्या है। तो किसी भी अपन देखें, किसी भी जीव का जो नाम होगा मुख्य रूप से कितने शब्दों का होगा, 2 शब्दों का। कितने शब्दों का रखा जाना चाहिए, 2 शब्दों का। किसी भी जीव का जो नाम होगा वो कितने शब्दों का रखा जाना चाहिए, 2 शब्दों का। एक शब्द उसमें क्या है, तो एक शब्द वो किसको बताएगा, वंश को। तो किसी भी जीव का जो नाम होगा उसमें पहला शब्द क्या होगा, वंश। दूसरा शब्द क्या होगा, जाति। अरे भाई साहब क्या होगा, जाति। वंश की बात करें तो जैसे आप जानते हो कि अपन किसी मानव का वैज्ञानिक नाम ले लें, इसके बाद हम आपको बहुत सारे वैज्ञानिक नाम बताएंगे। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो होमो इसमें क्या है, वंश, और इसमें जाति क्या है, सेपियंस। इसमें जाति क्या है, सेपियंस। तो ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, जिसमें होमो किसको बताता है, वंश को। सेपियंस किसको बताती है, जाति। जैसे मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रिना। क्या है, राना टिग्रिना। राना क्या है, वंश। राना क्या है, वंश। टिग्रिना क्या है, जाति। जैसे आपने देखा कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, बॉस इंडिकस। क्या है, बॉस इंडिकस। बॉस क्या है, वंश। इंडिकस क्या है, जाति। अरे भाई साहब क्या है, जाति। तो ये पहला रूल्स है जो कैरोलस लिनियस ने बताया था। अगला जो नियम आपको देखना है वैज्ञानिक नाम में, एक नियम क्या है कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो कुछ भाषाओं में रखा जाना चाहिए। तो एक भाषा है जिसे आपको याद रखना है, एक भाषा में रखा जाना चाहिए। वो भाषा कौन सी होगी, ग्रीक भाषा। और एक कौन सी भाषा में रखा जाना चाहिए, तो वो भाषा कौन सी होगी, लैटिन भाषा। तो याद रखना कि हमने जब आपको बायोलॉजी का परिचय पढ़ाया था, समझाया था कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ग्रीक। ज्योग्राफी या भूगोल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक भाषा से। ज्योग्राफी भी हम आपको सब विषय तैयार करवाएंगे। बस आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और अच्छी वीडियो उपलब्ध करा सकें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा सहयोग है, जानते हो आप। तो यहाँ पर देखना, तो जो भाषा है बायोलॉजी की या फिर वैज्ञानिक नाम के नियम की जो भाषा है जो कौन सी है, ग्रीक भाषा में और लैटिन भाषा में। मतलब जीवों का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा दोनों में लिखा जाना चाहिए। इसके बाद जो अगला तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई जीव का वैज्ञानिक नाम है और वो वैज्ञानिक नाम पहला अक्षर आता है, तो वो पहला अक्षर हमेशा कैसा होना चाहिए, कैपिटल। कैसा होना चाहिए, कैपिटल। बाकी सभी अक्षर कैसे होने चाहिए, स्मॉल। अरे भाई साहब कैसे होना चाहिए, स्मॉल। तो आपने कुछ 2-3 नियम यहाँ पे देख लिए, और बताएंगे हम आपको। एक बार और दोबारा स्टार्ट करते हैं। पहला नियम क्या है कि किसी भी जीव का जो नाम होगा वो 2 शब्दों का होना चाहिए। पहला शब्द वंश को बताता है, दूसरा शब्द जाति को बतलाता है। तो एक उदाहरण से समझा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो होमो क्या है, वंश है। नियम है वैज्ञानिक नियम, वो क्या है कि जो जीवों का वैज्ञानिक नाम होगा वो ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा दोनों में होना चाहिए। इसके बाद देखें, यहाँ पर देखना, किसी भी जीव के नाम का जो पहला अक्षर होता है वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल। बाकी सब क्या होना चाहिए, स्मॉल। इसके बाद कुछ और अपन नियम देखते हैं। अगला जो आपको नियम याद रखना है कि किसी भी जीव का जो नाम होगा वो अंडरलाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंडरलाइन। तो याद रखना, किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो कैसा होना चाहिए, अंडरलाइन। मतलब अगर हम किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस। क्या है, बॉस इंडिकस। तो यहाँ पर जी क्या होना चाहिए, अंडरलाइन। इस प्रकार से तो किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो अंडरलाइन होना चाहिए, ये बताया गया है। और अंडरलाइन होने के साथ साथ इसमें एक नियम और आप याद रखना, क्या होना चाहिए, वो इटैलिक फॉन्ट में। कैसे फॉन्ट में, इटैलिक फॉन्ट। इटैलिक फॉन्ट मतलब होता है तिरछा। कैसा होना चाहिए, तिरछा। तो अगर ये बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है तो इसे थोड़ा सा कैसा लिखा जाना चाहिए, तिरछा। तो जी अपन ने कुछ नियम देखे हैं, तो आप सभी
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो आपने अभी देखा कि हमने अभी वैज्ञानिक नाम समझा कि किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। वैज्ञानिक नाम के नियम देखे कि वैज्ञानिक नियम क्या होते हैं। अब अपन आगे जो स्टार्ट करने चल रहे हैं उसी कैरोलस लिनियस ने जीवों के बारे में बहुत कुछ बताया है। आगे कुछ पद्धतियां दी हैं। क्या दी हैं? पद्धतियां, मतलब कुछ सिद्धांत दिए हैं। उन सिद्धांतों से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, कैरोलस लिनियस ने वैज्ञानिक नाम दे दिए जीवों को, वैज्ञानिक नाम रख दिया जीवों का। अब यहाँ पर देखना कुछ पद्धतियां दी हैं, जिसमें से एक पद्धति दी है जिसका नाम क्या है? द्विनाम पद्धति। कौन सी है? द्विनाम पद्धति। तो सबसे ज़्यादा जो सहयोग है पद्धतियों को देने में वो किसका है? कैरोलस लिनियस ने ही शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ पर देखना कुछ और व्यक्तियों ने सहयोग किया था। तो अपन एक एक करके समझते हैं। तो एक पद्धति है जीवों के संदर्भ में, जिसका नाम क्या है? द्विनाम पद्धति। कौन सा है? द्विनाम पद्धति। अब ये द्विनाम पद्धति, इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं ध्यान से सुनना कि द्विनाम पद्धति को दिया किसने था, इसमें है क्या वास्तव में। तो यहाँ नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब दो, क्या? दो। नाम मतलब नाम, मतलब किसी भी जीव का जो नाम होगा वो कितने शब्दों का होना चाहिए? दो नाम का, मतलब 2 शब्दों का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखना किसी भी जीव का जो नाम होगा वो लगभग कितने शब्दों का होना चाहिए? 2 शब्दों का। अरे कितने शब्दों का होना चाहिए? 2 शब्दों का। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि जो द्विनाम पद्धति के जनक हैं वो किसे कहा जाता है? तो जी याद रखना आप, द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। जी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति के जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? द्विनाम पद्धति के जनक। और द्विनाम पद्धति में क्या है कि संसार में प्रत्येक जीव जो होगा द्विनाम पद्धति के अंतर्गत होगा। तो उसमें जो इस पद्धति के अनुसार क्या बताया गया है कि जीव का नाम लगभग कितने शब्दों का होना चाहिए? 2 शब्दों का। अभी अपन ने देखा था कितने शब्दों का होना चाहिए? 2 शब्दों का। एक शब्द किसको प्रदर्शित करेगा? वंश को। और एक शब्द किसको बताएगा? जाति को। और जैसे अपन उदाहरण के तौर पर करें तो उदाहरण के तौर पर अपन किसी का भी वैज्ञानिक नाम ले लें। जैसे अपन ने अभी लिया था तो अपन किसी का भी, जैसे अपन गेहूं का वैज्ञानिक नाम देखें तो गेहूं का क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ये वैज्ञानिक नाम बहुत पूछे जाते हैं। तो याद रखना ये ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? गेहूं का। मटर का जो आपने देखा पाइसम सटाइवम। क्या होता है? पाइसम सटाइवम। अभी देखा मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टेनिगा। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मानव का साइंटिफिक नेम क्या है? तो होमोसेपियंस। तो जो अपन ने एक उदाहरण के लिए समझा द्विनाम पद्धति में कि जो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। मतलब ट्रिटिकम इसमें किसको प्रदर्शित कर रहा है? वंश को। वो एस्टिवम किसको बता रहा है? जाति को। तो इस पद्धति को ही नाम क्या दिया गया? द्विनाम पद्धति। तो ये द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। और इस पद्धति के अनुसार संसार में जितने भी जीव हों उनका नाम कितने शब्दों का होना चाहिए? 2 शब्दों में रखा जाना चाहिए। पहला शब्द कौन? वंश। दूसरा शब्द कौन? जाति। वंश किसको इंडिकेट करता है? जैसे अपने उदाहरण के तौर पर समझा कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम कौन है? वंश बता रहा है। जाति किसको बताता है? एस्टिवम को। तो ये पद्धति क्या कहलाती है? द्विनाम पद्धति। तो आपको अगर अच्छी वीडियो लग रही हो तो वीडियो को, तो अभी हम सभी ने क्या देखा था? वैज्ञानिक नाम की कुछ पद्धतियां, जिसमें से एक पद्धति थी ही द्विनाम पद्धति। और द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। इसके बाद हम सभी आगे एक पद्धति देखने चल रहे हैं वैज्ञानिक संबंधित। तो यहाँ पर देखना एक पद्धति थी जिसका नाम क्या था? त्रिनाम पद्धति। अरे कौन सी पद्धति? त्रिनाम पद्धति। अब इस त्रिनाम पद्धति का मतलब क्या है? नाम ही से स्पष्ट है। द्विनाम मतलब जीवों को कितने शब्दों में उसका नाम रखा जाएगा? 2 नाम में। इसका मतलब क्या है कि जीव मुख्य रूप से कितने भागों में बांटे गए? 3 भागों में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। अगली पद्धति कौन सी है? त्रिनाम पद्धति। और त्रिनाम पद्धति की अगर अपन बात करें तो त्रिनाम पद्धति के जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? ये आपसे बहुत पूछा जाता है। तो त्रिनाम पद्धति की जो जनक कहा जाता है, इसे आप बिल्कुल लिखकर छाप लेना, बिल्कुल वो आपके कोशिका में जमा होना चाहिए ये क्वेश्चन, कि त्रिनाम पद्धति के जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हेकल को। किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हेकल को। तो त्रिनाम पद्धति के
जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल को। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि त्रिनाम पद्धति में जीवों को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। अरे कितने भागों में? 3 भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से थे? तो जी आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। यहाँ पर देखना 3 भाग वो कौन से थे? तो एक किसको बांटा? प्लांट को। किसको बांटा? प्लांट को। मतलब जितने भी इस संसार में पेड़ पौधे हैं तो एक उसे जीवों के आधार पर बांट दिया। एक किसके आधार पर जीवों को बांटा? एनिमल के आधार पर। किसके आधार पर? एनिमल के आधार पर। तो अर्नेस्ट हैकेल ने जीवों को कितने भागों में बांटा? तो एक कौन सा है? प्लांट, एक कौन सा? एनिमल, और एक कौन सा है? प्रोटिस्टा। कौन सा है? प्रोटिस्टा। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि त्रिनाम पद्धति के जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने जीवों को कितने भागों में बांटा? 3। एक कौन सा है? प्लांट। प्लांट का आप सीधा सा अर्थ लगा सकते हो कि संसार में क्या है, जितने पेड़ पौधे हैं उनके बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो कौन सी पद्धति को आप पढ़ो? त्रिनाम पद्धति को। इसके बाद एनिमल में क्या है कि संसार में जितने भी क्या हैं, जीव जंतु, अरे कितने हैं? जीव जंतु जितने भी हैं उनका अध्ययन करना है तो अपन त्रिनाम पद्धति की एक शाखा देखते हैं, एनिमल ब्रांच। अगली जो शाखा है वो कौन सी है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का अर्थ क्या है कि इस संसार में जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, मतलब इस संसार में जितने सूक्ष्म जीव हैं उनका अध्ययन आप कहाँ पे करोगे? प्रोटिस्टा वाली शाखा में। तो अर्नेस्ट हैकेल को त्रिनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। उन्होंने जीवों को कितने भागों में? 3। प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? संसार के छोटे छोटे जीव। वो आपको सभी को पता है कि इस संसार का सबसे छोटा जीव कौन है। अगर आपको ये पता है संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, अब कौन सा छोटा जीव है, तो आप जी कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताओगे। और आप जब आंसर बताओगे फिर हम आपको बताएंगे कि कल की क्लास में इसका आंसर क्या है। वैसे हमने आपको कल बताया था कि बायोलॉजी का परिचय पढ़ा रहे थे तो बताया था संसार का सबसे छोटा जीव क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम। समझ रहे हो? तो सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है संसार का सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम। और माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम के बारे में आपको जो कुछ भी पता है वो आपको सबको बताना है कमेंट बॉक्स में। और संसार का सबसे बड़ा जीव कौन है और संसार का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, इन दोनों के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आप सभी देना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यही गुजारिश है हमारी आपसे। तो आप इस त्रिनाम पद्धति का स्क्रीनशॉट लें। फिर अपन एक और पद्धति है जिसका नाम है 5 जगत वर्गीकरण, वो पढ़ते हैं। जी हम सभी ने क्या पढ़ा था? द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति। अब अपन आगे देखने चल रहे हैं जिसका नाम क्या है? 5 जगत वर्गीकरण। अरे कौन सा जगत वर्गीकरण? 5 जगत वर्गीकरण। इसको समझना आप ध्यान से, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 जगत वर्गीकरण। तो द्विनाम पद्धति किस व्यक्ति ने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। त्रिनाम पद्धति किसने दी? अर्नेस्ट हैकेल ने। और 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? ये पूछा जाता है। इसका मतलब यहाँ पे अपन ये समझेंगे कि जीवों को कितने भागों में बांटा। तो नाम ही लिखा है कितने भागों में? 5 भागों में जीवों को अपन एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ पर देखना, जो 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है वी टेकर। कौन से वैज्ञानिक हैं? वी टेकर। तो याद रखना 5 जगत वर्गीकरण का जो वो सिद्धांत दिया था किस व्यक्ति ने दिया था? वी टेकर नाम के व्यक्ति ने। किसने दिया था? वी टेकर। इन्होंने जीवों को कितने भागों में बांटा? 5। आप इन 5 जीवों को आसानी भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में समझना। यहाँ पे वो कौन कौन से 5 भाग हैं? तो एक जो भाग है जिसे क्या कहा जाता है? जगत मोनेरा। क्या कहा जाता है? जगत मोनेरा। तो पहले जो इन्होंने 5 भागों में बांटा, जिसमें पहला पार्ट क्या है? जगत मोनेरा। दूसरा जो इन्होंने बांटा इन्हें कहा जाता है जगत प्रोटिस्टा। क्या कहा जाता है? जगत प्रोटिस्टा। अब ये होता क्या है ये हम आपको आगे आसान भाषा में बताएंगे। एक क्या होता है? जगत मोनेरा। एक क्या होता है? जगत प्रोटिस्टा। एक जो इन्होंने बांटा था जिसे कहा जाता है जगत कवक। क्या कहा जाता है? जगत कवक। और एक इन्होंने जो बांटा उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना जगत जंतु। क्या कहा जाता है? जगत जंतु। और एक जो भाग है वो क्या कहलाता है? जगत पादप। क्या कहलाता है? पादप। तो एक आप लाइन लिखना कि 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत वी टेकर नाम के व्यक्ति ने दिया था। और इन्होंने जीवों को कितने भागों में बांटा था? तो इन्होंने जीवों को कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। और वो 5 भाग कौन से हैं? जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत जंतु और जगत पादप। अब जी जगत मोनेरा क्या है जी आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। तो पृथ्वी पर
ध्यान से सुनना, जगत मोनिरा क्या कहलाते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले बिल्कुल छोटे छोटे जीवों को किस वर्ग में रखा गया है? जगत मोनिरा में। अरे किस में रखा गया है? जगत मोनिरा में। और जगत मोनिरा की अगर अपन बात करें तो इस संसार में जितने भी छोटे छोटे जीव हैं उन्हें एक वर्ग में रख दिया गया। वो वर्ग क्या कहलाता है? अपना जगत मोनिरा। अरे क्या कहलाता है? जगत मोनिरा। अब जगत मोनिरा कैसे पहचानोगे कि ये जगत मोनिरा का जीव है? तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम आपको बताते हैं। जगत मोनिरा में क्या है कि जो जगत मोनिरा वाले व्यक्ति हैं, यहाँ पर देखना जीव हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। मतलब इसका कहने का सीधा सा मतलब है कि इनमें कोशिकाओं का अधिकांश विकास नहीं होता है, कुछ ही कोशिकाएं होती हैं। इसलिए अपन ने एक विशेषता क्या समझी कि ये कैसे जीव होते हैं? एक कोशिकीय। अरे कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। इसके बाद अगर अपन दूसरी विशेषता देखें कि इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक। अब इसके जस्ट बाद अपन पढ़ेंगे पूरी बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कोशिका। उसमें बताया जाएगा कि प्रोकैरियोट जिसमें केंद्रक का अभाव होता है उसे कौन सी कोशिका कहा जाता है? प्रोट। मतलब केंद्रक तो होगा लेकिन, तो हम क्या समझ रहे थे? जगत मोनिरा जो पांच जगत वर्गीकरण का एक पार्ट था, जिसे पांच जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? व्हिटेकर नाम के व्यक्ति ने। और इन्होंने पांच जगत को, पहला जो जगत था वो क्या? जगत मोनिरा। तो इसकी हमने आपको कुछ विशेषताएं बताई थी। क्या बताई थी? प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक का अभाव होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। एक कोशिकीय मतलब जिसमें बहुत कम कोशिकाएं पाई जाती हैं वो एक कोशिकीय के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? स्वचलन। स्वचलन का मतलब है कि जो जगत मोनिरा के जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे अमीबा हुआ, इस तरह से जितने भी छोटे छोटे माइकोप्लाज्मा, गैलेस्पेक्टम हुआ, तो इनमें चलने की क्षमता बहुत ही कम होती है। इसलिए इनका एक गुण क्या है? एक विशेषता क्या है? स्वचलन। अगला क्या है? जगत मोनिरा की एक विशेषता स्वपोषी और विषमपोषी। मतलब जगत मोनिरा के जितने भी जीव जंतु हैं ये एक पोषी और स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं। मतलब इसमें जितने भी जीवाणु पाए जाते हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। अगली जो विशेषता वो कौन सी है? जगत प्रोटिस्टा। अगर अपन जगत प्रोटिस्टा की बात करें तो जगत प्रोटिस्टा में भी आपको यही चीज़ें याद रखना है कि जगत प्रोटिस्टा में जो कोशिका पाई जाती है, इसमें यहाँ पर देखना, जगत प्रोटिस्टा में जो कोशिका पाई जाती है वो कोशिका भी कौन सी पाई जाती है? एक कोशिकीय। तो ये सरल है। जगत मोनिरा में भी कौन सी कोशिका? एक कोशिकीय। जगत प्रोटिस्टा में भी कौन सी कोशिका? एक कोशिकीय। बाकी अगली विशेषता अपन देखें कि जो जगत मोनिरा में कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। लेकिन जगत प्रोटिस्टा में जो कोशिका पाई जाती है वो कौन सी? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का अर्थ होता है कि इसमें केंद्रक विकसित मात्रा में पाया जाता है, उस कोशिका को क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक। और ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक अल्प विकसित पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद अगली विशेषता देखें तो इनमें स्वचलन की क्षमता बहुत ही कम होती है जगत मोनिरा में, लेकिन जगत प्रोटिस्टा में स्वचलन की जो क्षमता होती है वो थोड़ा इनसे ज़्यादा होती है। तो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले छोटे जीवों को कहाँ पे रखा है? जगत मोनिरा में। और इस पृथ्वी पर उन छोटे से थोड़ा और अच्छे विकसित जीवों को जिस जगत में रखा है उस जगत को क्या कहा जाता है? जगत प्रोटिस्टा। इसमें एक कोशिका होती है, इनमें जो कोशिका रहती है वो क्या है? यूकैरियोटिक। इनमें जो कोशिका पाई जाती है उनमें जितने भी जीव पाए जाएंगे उनमें क्षमता कैसी होती? चलने की अच्छी होती है। और यहाँ पर देखना, इसमें जो भी आपको जीव जंतु नजर आएंगे ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं और विषमपोषी होते हैं। मतलब इसमें शाकाहारी भी जीव मिलेंगे और मांसाहारी भी जीव मिलते हैं। जैसे जीवों अपन कुछ और जीव देखें इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इनमें अपन ने देखा था साइनोबैक्टीरिया हुआ। जगत मोनिरा में उदाहरण लिख लेना आप, साइनोबैक्टीरिया, और एक क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टम। इसी प्रकार जगत प्रोटिस्टा में क्या रखना है? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम डायटम्स। तो ये सब किस में आते हैं? जगत प्रोटिस्टा। अगला जो है वो क्या है? जगत कवक। तो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जगत कवक। अरे क्या कहा जाता है? जगत कवक। जगत कवक की अगर अपन विशेषताएं देखें तो यहाँ पर देखना, इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कोशिका कैसी होना चाहिए? बहुकोशिकीय। कैसे होना चाहिए? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक कोशिकाएं इन जीवों के अंदर पाई जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय। अगली अगर अपन विशेषता देखें जगत कवक में तो अगली विशेषता आपको क्या याद रखना है? तो अगली विशेषता जो आपको याद रखना है कि जितने भी ये जगत कवक में जंतु पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? विषमपोषी। कैसे होते हैं? विषमपोषी। मतलब वो कैसे होते हैं? मांसाहारी। कैसे होते हैं? मांसाहारी। कैसे होते हैं? विषमपोषी या मांसाहारी। जैसे अपन देखें ईस्ट हुआ, ईगर हुआ, तो इस तरह से जितने भी हैं जी सब किस में आते हैं? जगत कवक। अगली जो पांच जगत वर्गीकरण की
अगली शाखा आती जिसका नाम क्या है, जगत जंतु। और जगत जंतु की अगर अपन बात करें तो जगत जंतु मतलब संसार में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें किस शाखा में रखा गया है, जगत जंतु में। जैसे अपन देखें कोई भी जैसे बंदर हुआ, मनुष्य हुआ, तो ये सब किस में आएंगे, अपने जगत जंतु में। किस में आएंगे, जगत जंतु में। और इनमें आपको विशेषता क्या याद रखना है कि इसमें जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो उनमें जो कोशिका पाई जाती है वो कोशिका कौन सी होती है, सेम ही होती है। मतलब जितने भी जीव जंतु या मानव प्राणी हैं उनमें कोशिका कौन सी होती है, बहुकोशिकीय। कौन सी होती है, बहुकोशिकीय। वो कैसे होते हैं, स्वपोषी और कुछ विषमपोषी। अगला जो है, अगला वो क्या है, जगत पादप। पादप का मतलब क्या है, पेड़ पौधे। तो इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे किस शाखा में रखा गया है, जगत पादप। तो जैसे क्या है, सभी हरे पौधे। तो इस तरह से अपन ने 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत समझा। और 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, व्हीटेकर। तो इसी व्हीटेकर या 5 जगत वर्गीकरण के सिद्धांत को समझते हुए अपना ये जीवों का वर्गीकरण नाम का टॉपिक फिनिश होता है। अब अपन अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बायोलॉजी में इससे अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका नाम क्या है, कोशिका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।